ये 8th क्लास की सोशल स्टडी की बुक हम और हमारा समाज है। इसमें से हम आपको आज अध्याय 5 धार्मिक और सामाजिक सुधार के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब जो है रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म था वो 1836 ईस्वी में हुआ। मूलतः वे एक धार्मिक सुधारक थे। कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर नामक मंदिर में वह एक पुजारी के रूप में कार्यरत थे। वे एक गहन आध्यात्मिक पुरुष थे। उनकी यह धारणा थी कि सभी धर्मों का मूल अर्थ एक ही है। जो ये रामकृष्ण परमहंस जी थे वो एक आध्यात्मिक महापुरुष थे। वह जो है ऐसी धारणा रखते थे कि जो सभी धर्म हैं, चाहे वो किसी भी जाति समूह के हों, उनका जो मूल अर्थ है वो एक ही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मोक्ष के मार्ग भक्ति और ध्यान से होता है। उन्होंने मानव सेवा के विचार पर बल दिया क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य भगवान की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने कहा कि अगर हम मानव सेवा करेंगे, मानव के हित में काम करेंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा कि वह भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। क्या विचार था उनका? उनके अनुसार जो है मनुष्य भगवान की एक प्रतिमूर्ति थी, मतलब भगवान की एक प्रतिमूर्ति मानते थे मनुष्यों को वो। इस काल में अन्य धार्मिक सुधार केशवचंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और अन्य लोग उन्हें धार्मिक परिचर्चाओं और धार्मिक मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते थे। स्वामी विवेकानंद जी, अब इसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण के परम शिष्य थे। रामकृष्ण परम शिष्य स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 1863 ईस्वी में हुआ। वे एक प्रतिभाशाली विद्वान व्यक्ति थे। वे अपनी आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर उन्हें रामकृष्ण के उपदेशों से मिला। उनका यह मानना था कि धार्मिक सुधार करने मात्र से समाज में जागृति नहीं लाई जा सकती। अतः उन्होंने सामाजिक कार्यों पर भी विशेष रूप से बल दिया। उनका ये मानना था कि बोलने मात्र से ही समाज में जागृति पैदा नहीं करी जा सकती। उन्होंने जो है विशेष रूप से जो समाज के हित में कार्य है उस पर एक विशेष बल दिया। उनका कहना था ईश्वर सेवा का श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा करना है। विवेकानंद जी की यह धारणा थी कि भारतीय समाज की पिछड़ी हुई स्थिति के लिए भारतीय स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जिस प्रकार से जाति पाति की अवधारणाएं थी, छुआछूत की अवधारणाएं थी, सती प्रथा की अवधारणा थी, तो स्वामी विवेकानंद जी का मानना है इसके पीछे जो पिछड़ापन है वह भारतीय समाज के लिए जो है वो भारतीय स्वयं ही जिम्मेदार हैं। वे चाहते थे कि भारतीय अपने उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्वयं ही कार्य करें। उन्होंने लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जिससे वे भारत देश को महान बनाने का कार्य करें। अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने भारतीय संस्कृति को भलीभांति समझने के लिए अनेक जो विदेश की यात्राएं भी की। अखिल विश्व धर्म संसद में उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसका प्रभाव यह पड़ा कि श्रोतागण कई घंटों तक मंत्रमुग्ध रहे और उन्होंने भारतीय संस्कृति की गरिमा को और जो है बढ़ा दिया। स्वामी जी ने यह भाषण 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में दिया। इस भाषण से स्वामी जी ने जो है विदेशी व्यक्तियों पर भी एक बहुत बड़ा विदेशी व्यक्तियों को भी बहुत बड़ा जो है प्रभावित किया और कई विदेशी लोग जो है स्वामी जी के अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए। इसके बाद जो आता है एनी बेसेंट। इन्होंने समाज के लिए क्या कार्य किए? एनी बेसेंट का जो जन्म हुआ था वो 1886 ईस्वी में। एनी बेसेंट जो है 1886 ईस्वी में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख सदस्य थी। इस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास के निकट आदियार नामक स्थान पर था।
इस सोसाइटी में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास किए जाते थे और वो करती थी। एनी बेसेंट ने वैदिक दर्शन का भी प्रचार किया। वे भारत के प्राचीन दर्शन के प्रति गहन समर्पित थी और उन्होंने भारतीयों को कहा कि उन्हें अपनी संस्कृति पर विशेष रूप से गर्व होना चाहिए। उन्होंने बालक और बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित करने में सहायता की और दलित जो बच्चे थे, जो पिछड़े तबके के बच्चे थे, उनके लिए भी विशेष रूप से स्कूल खोले। पश्चिमी भारत में उस समय क्या स्थिति थी और उसके लिए कौन कौन से जो हैं महापुरुष आकर के खड़े हुए, लोगों का मार्गदर्शन किया, समाज का जो है भलाई के लिए हित में काम किया। उसमें मुख्य रूप से जो है वो गोविंद रानड़े, रामकृष्ण भंडारण का नाम मुख्य रूप से आता है। उन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज बनाया। जो पहले चलाए गए सुधार आंदोलनों के सत्कार्यों का अनुपालन किया। जो पहले सुधार आंदोलन चलाए गए थे उन्हीं को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसका अनुपालन किया। प्रार्थना समाज लगभग ब्रह्म समाज की प्रकृति का ही था। रानड़े ने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय समाज महासभा की बुनियाद डाली। उनका यह विचार था कि सामाजिक सुधार पाए बिना राजनीतिक और आर्थिक प्रगति कभी भी नहीं हो सकती। भारतीय राष्ट्रीय समाज महासभा प्रतिवर्ष सामाजिक समस्याओं पर परिचर्चा करने के लिए आयोजित की जाती थी। रानड़े और भंडारकर दोनों ने ही जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का विशेष रूप से विरोध किया। महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया। विधवा पुनः विवाह का समर्थन किया। जो महिलाएं विधवा हो जाती, जिसका पति मर जाता था, उसको सती होने के लिए पहले हमारे समाज के लोग जो है उसको विवश करते थे, लेकिन उन्होंने उसका विरोध करके विधवा पुनः विवाह का समर्थन किया। हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया। वे सभी लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के इच्छुक थे। उनकी अभिलाषा थी कि सभी लोग जो है वो पढ़ें और आगे बढ़ें। पश्चिमी भारत में अनेक सुधारकों में गोपाल हरि देशमुख का भी नाम सम्मान के रूप में लिया जाता है। उन्होंने लोकहितवादी कहा जाता है। इसके अलावा ज्योतिराव, गोविंदराव फुले, रामाबाई, रानड़े अन्य प्रमुख समाज सुधारक थे। इन सभी ने मिलकर के प्रचलित जाति प्रथा का आक्षेप किया। ज्योति फुले को लोग प्यार से महात्मा फुले भी कहते थे। उन्होंने महिलाओं के और अस्पृश्यताओं के समाज में ऊंची स्थिति बनाने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। जो महिलाओं को नीचे दृष्टि से देखते थे, जो नीचे जाति के लोगों को भी छुआछूत की भावना से अस्पृश्यता की दृष्टि से देखते थे, उन्होंने विशेष रूप से उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। लोगों को समझाने का काम किया, समाज को जागरूक होने का काम किया। उन्होंने महिलाओं और तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों हेतु विद्यालय खोलने शुरू किए। ऐसे ही एक विद्यालय में उनकी पत्नी अध्यापिका थी। 1863 ईस्वी में उन्होंने सत्यशोधन समाज नामक एक सामाजिक संगठन की बुनियाद डाली। इस संगठन की सदस्य सभी धर्मों के लोग ले सकते थे। इन संगठन ने समाज में दलित वर्ग के लोगों के लिए भी कार्य किया। महात्मा फुले ब्राह्मण पुजारियों की समाज में प्रधानता का विरोध करते थे। यही कारण है कि उन्होंने ब्राह्मण पुजारियों के बिना ही विवाह कराने शुरू कर किए। रामाबाई रानड़े एक अन्य समाज सुधारक थी। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही सराहनीय काम किए, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। ये आपने पश्चिमी भारत के बारे में पढ़ा। अब दक्षिणी भारत में उस समय क्या क्या सुधार हुए। 1864 ईस्वी में मद्रास में स्थापित वेद समाज दक्षिण में चलाए जा रहे सुधार आंदोलन में सबसे आगे रहा। इसको ब्राह्म समाज की तरह ही बनाया गया था।
इसका सर्वाधिक प्रमुख नेता चेम्बती श्रीधरालु नायडू था। वे ब्रह्म समाज के गहन से प्रभावित ब्रह्म समाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उसी के आदर्श पर, उसी लक्ष्य के आधार पर उन्होंने वेद समाज का भी गठन किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का अनुवाद तमिल तेलुगु भाषाओं में किया। वेद समाज अंधविश्वास और जाति प्रथा का कट्टर विरोधी था। इस समाज में महिलाओं को शिक्षित करने और विधवा पुनर्विवाह की ओर विशेष ध्यान दिया गया। वेद समाज ने इन आस्था का भी प्रचार करवाया कि ईश्वर एक है। आगे चलकर इस समाज की शाखाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी खोली गई। सुधार लाने वाले एक अन्य संकल्प शिल्प नेता कंदुकुरी वीर सलिंगम था, उन्होंने समाज सुधार का संदेश जनता में फैलाने के लिए तेलुगु भाषा में एक पत्रिका का प्रकाशित किया। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत से विशेष कार्य किए। 1868 ईस्वी में उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह जैसे समाज के प्रमुख विषयों पर कार्य करने वाले राजमुंद्री संघ की स्थापना की। उनके प्रयासों से ही उन्हें दक्षिण भारत का जो है वो विद्यासागर कहा जाने लगा। उन्होंने अस्पृश्यता के उत्थान हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया। जाति नियमों का विरोध करने के लिए संस्कृत शिक्षा को अर्जित की। उन्होंने ऐसे मंदिरों की स्थापना की जिसमें ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं रखी जाती थी। मूर्ति के स्थान पर एक पत्थर रखा जाता था जिस पर संदेश उत्कीर्ण रहता था। जाति भेद, धार्मिक प्रतिनिधिता के बिना सभी लोग प्रेम भाव से रहने का वह स्थान था। श्री नारायण धर्म परिपालन योग्य संगठन की उन्होंने 1903 में स्थापना की, जिसने उनकी इस आस्था को लोकप्रिय बना दिया। ईश्वर, धर्म और जाति एक है। अब है मुसलमानों के आंदोलन। मुसलमानों के किस प्रकार के आंदोलन थे? मुसलमानों ने अपने धर्म सुधार लाने की आवश्यकता 19वीं शताब्दी में आरंभ महसूस हुई। सुधारवादियों का यह माना जाता था कि भारत में इस्लाम का स्तर घट रहा है। उन्होंने इस्लाम धर्म को विशुद्ध करने और सुदृढ़ मजबूत स्थिति में लाने का कार्य किया। शरीअतुल्लाह और फैरजी आंदोलन के नेता थे। मुसलमानों में जाति प्रथा का प्रभावी व समाप्त करना चाहते थे। आधुनिकता पहले हिंदुओं में और बाद में मुसलमानों में फैली। अब अपनी समाज दशा को सुधारने के लिए मुसलमानों के मन में अंग्रेज़ों की सहायता देने का विचार भी उत्पन्न हुआ। पर्दा प्रथा और बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। 1863 ईस्वी में मोहम्मद साहित्य समाज की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ़ ने की। इस समाज में बंगाल में विशेषकर मुसलमानों की शिक्षा का प्रसार कराने हेतु कार्य किया गया। इस समाज में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कई प्रयास किए गए। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के बीच सुधार आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाया गया। इनका जन्म 1817 ईस्वी में हुआ। वे एक संपन्न परिवार के थे और आगे चलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी पद पर भी नियुक्त किए गए। 1857 की क्रांति के दौरान वे अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त बने रहे। वे अलग बात है कि अंग्रेज मुसलमानों को खतरनाक शत्रु समझते थे और उससे मतभेद करते थे। सर सैयद अहमद खान को मुसलमानों के पिछड़ेपन से गहरा दुख पहुंचा। उन्होंने मुसलमान में अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित करने पर बल दिया। उन्होंने इस समुदाय को पिछड़ा रखने वाली कुप्रथाओं का भी विरोध किया। वे जीवन पर्यंत निम्नलिखित 3 संकल्पों पर कार्य करते रहे। पहला था मुसलमानों के प्रति अंग्रेज़ों के शत्रुभाव से को समाप्त करने और उन दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित कराना चाहते थे। मुसलमानों के उत्थान हेतु सुधार कार्य करना चाहते थे। मुसलमानों को इन सुधार पर अमल करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। अपने जीवन भर सैयद अहमद प्रथा, बहुविवाह, तलाक को प्रथाओं का विरोध करते रहे। उन्होंने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनका विचार था कि पाश्चात्य
विज्ञान और सांस्कृतिक अपनाने से ही मुसलमानों की प्रगति संभव है, यानी कि मुसलमान जो है आगे की तरफ प्रगतिशील हो सकते हैं। 1865 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने ट्रांसलेशन सोसाइटी की बुनियाद डाली। आगे चलकर ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। इसको साइंटिफिक सोसाइटी का भी नाम दिया गया। ये सोसाइटी समाज विज्ञान और साहित्य की पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद करती थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में बहुत से विद्यालयों की स्थापना की। सैयद अहमद खान ने सबसे पहली उपलब्धि थी 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए अंग्रेजी और प्राच्य कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में विज्ञान, सामाजिक शास्त्र और तकनीकी विषयों में शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से दी जाती थी। उन्होंने जो है समूचे देश में कई जो है वो विद्यालय की स्थापना करी, जिससे कि समाज जो है शिक्षित हो सके। आगे जो है वो है पारसियों का आंदोलन। पारसियों का आंदोलन किस प्रकार का था? पारसी समुदाय में के आंदोलन नौरोजी, फरुद्दीनजी और दादा भाई नौरोजी ने आरंभ किया। उन्होंने राष्ट्र गोफ्तर नामक पत्रिका प्रकाशित करवाई और उसके माध्यम से सामाजिक बुराइयों को जन्म देने वाली धार्मिक रूढ़िवादियों का विशेषकर रूप से विरोध किया गया। उन्होंने महिला मुक्त करने के लिए भी कार्य किए। महिलाओं के लिए शिक्षा संस्था खोली गई, जिससे कि महिलाएं जो है शिक्षित हो सकें और जो है समाज में उन्नति का विकास कर सकें। पारसी समाज सुधारकों में सोहराबाजी बंगाली भी एक प्रमुख नेता थे। दादा भाई नौरोजी ने भी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत से अथक प्रयास किए, कार्य भी किए। उन्होंने इस पर पॉवर्टी एंड ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी। सिखों का आंदोलन किस प्रकार से हुआ? पहली बार सिखों का आंदोलन 1870 ईस्वी में हुआ, जब लाहौर अमृतसर में सिंह सभाएं स्थापित की गई। इन सभाओं ने शिक्षा के प्रचार के लिए विद्यालय खोले गए। 1892 ईस्वी में अमृतसर में खालसा कॉलेज खोला गया। ये कॉलेज सिखों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए खोला गया था। 1920 ईस्वी में गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों सिखों के पुजारी हुआ करते थे, उनके हाथों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन छेड़ा गया। इस आंदोलन के नेता अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी थे। यह आंदोलन अंत में सफल रहा और भ्रष्ट महंतों और गुरुद्वारों जो महंत थे उनको गुरुद्वारों से निकाल दिया गया। इस तरह गुरुद्वारों के प्रबंध जो है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में आ गया। सामाजिक सुधार में किस प्रकार से प्रगति हुई? भारत में निजी तौर पर भारतीयों और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए। उन्होंने अपने महान कार्य के लिए अंग्रेजी सरकार से मामूली सहयोग मिला। अंग्रेज सरकार इन सुधार आंदोलन के प्रति तटस्थ थी, क्योंकि उन्होंने 1897 में महान क्रांति का एक मुख्य कारण उन कट्टरपंथी वर्गों से नाराजगी थी जिन्होंने प्राचीन सामाजिक क्रियाकलापों को सुधारने अथवा समाप्त करने के लिए अंग्रेज सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से जो है इन आंदोलनों के द्वारा विभिन्न समाज सुधारकों ने जो है वो समाज को उन्नत करने का काम किया, समाज को विकसित करने का काम किया, समाज को शिक्षित करने का काम किया। अब शिक्षा के प्रचार में भी जो है उनकी क्या भूमिका रही? 19वीं शताब्दी तक भारत की शिक्षा पद्धति धार्मिक प्राकृतिक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन शिक्षा को उन्नत कराने में बहुत कम रुचि ली। शिक्षित भारतीयों के दबाव में आकर के उन्होंने यदाकदा इस शिक्षा में अनेक कदम उठाए। 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की रकम खर्च करने का प्रावधान रखा गया। आधुनिक शिक्षा या पारंपरिक भारतीय शिक्षा में से किसको मान्यता दी जाए, शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी बनाया जाए या क्षेत्रीय भाषा, इस पर भी अधिनियम में कोई निश्चय नहीं लिया गया था। इस समस्या का समाधान लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में घोषणा करके किया कि प्रतिवर्ष
के लिए नियत इस रकम को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने में खर्च किया जाएगा, जिससे कि उनका मानना था कि शिक्षा प्रणाली बेहतर हो पाएगी और समाज जो है वो जागृत हो पाएगा। भारत में शिक्षा विकास का सबसे महत्वपूर्ण कदम 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच का था, इसने भारत में शिक्षा को उन्नत करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। क्या योजना थी वो? इसमें प्राथमिक कक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का प्रावधान दिया। इसके लिए विद्यालय, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। सभी जो राज्य, जो प्रांत थे, उसमें विभिन्न शिक्षा के विभाग बनाए गए। इन प्रांतों में शिक्षा का प्रसार का निरीक्षण करना था और बहुत सी शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक अनुदान भी प्राप्त करना था। समूचे देश में अध्यापकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण संस्था खोले जाने थे। अंग्रेज़ों की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें बहुत सारे दोष थे। उसमें सामूहिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। केवल गिने चुने प्राथमिक विद्यालय ही खोले गए थे। पहले विद्यमान थे, कुछ विद्यालय लगातार आर्थिक कष्टों से जूझ रहे थे। इसमें बालिकाओं की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, केवल लड़कों पर ही विशेष ध्यान दिया जाता था। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भी इस पाठ्यक्रम में नहीं थी। शिक्षा के प्रति उपेक्षा का यह भाव दर्शाता है कि अंग्रेज भारत में अपना प्रशासनिक ढांचे के लिए केवल अंग्रेजी जानने वाले लिपियों को तैयार करने में ही रुचि रखते थे। अंग्रेज़ों का मानना था केवल कि शिक्षा के माध्यम में जो लैंग्वेज को प्रसारित करा जाए, बढ़ाया जाए, वो केवल अंग्रेजी है और जो है वह और किसी भी विषय पर ध्यान नहीं देते थे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 था। जो ये बचा हुआ है संस्कृति जागृति, ये आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 5 को विशेष रूप से अच्छी तरह पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को, जानने को मिलेंगी और इसके बाद जो है हम अगले क्लास में जो है इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे।